नमस्कार, मैं करमपाल और आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गए हैं भाई सुनील मोड़ जी। ऑस्ट्रेलिया का लाइफस्टाइल किस तरह का है, वहाँ एक आम आदमी महीने में कितने कमा लेता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के $1 की कीमत है इंडिया के 54-55 रुपए के बराबर रहती है लगभग। तो वहाँ की जिंदगी कैसी है, इंडिया से जो बच्चे जाते हैं वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद फिर वो पीआर हो जाती है, उनकी वर्क परमिट में आ जाते हैं। उन बच्चों को कितने साल स्ट्रगल करना पड़ता है, किन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए जिससे आगे उनको पीआर मिलने में आसानी हो। वहाँ जो बच्चे जा रहे हैं क्या सावधानियां बरतें वहां जाने के बाद कोर्स चेंज करने के मामले में, और क्या स्किल यहाँ से सीख कर जाए, किन कोर्सेज की डिमांड ज्यादा है, यानी सब कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। और दर्शकों से अनुरोध है कि आपके कुछ सवाल हैं कमेंट्स करके बता देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं। सुनील जी नमस्ते। नमस्कार करमपाल जी और पड़ताल टीवी के सभी दर्शकों को मेरी ओर से और सभी ऑस्ट्रेलिया के मेरे जो भाई दोस्त बैठे हैं सभी की ओर से आपको बार बार नमस्कार जी। आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में, कितने दिन पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, इंडिया में कहाँ से रहने वाले हैं आप? मेरा जन्म स्थान गांव खेड़ी शेर का है, तहसील कलायत है, मेरी डिस्ट्रिक्ट कैथल है करमपाल जी। जी। और मैं ऑस्ट्रेलिया आया था आज से 12 साल पहले। स्टडी वीजा पर आए थे? तो मैं स्टडी वीजा पर आया था और स्पाउस वीजा पे था, मैं और मेरी वाइफ जी। इकट्ठे आए थे दोनों यहाँ पे। हाँ जी, मैं पीआर है आया या था सिटीजन है ब्रिस्बेन वहां में। पर? अभी हम सिटीजन हैं। ओके। तो हाँ जी, हम आए थे ब्रिस्बेन में यूनिवर्सिटी में, लेकिन जैसे हम यहाँ आए हमें पता चला कि जो ब्रिस्बेन है वो रीजनल एरिया में नहीं आता है, और फिर स्टडी के बाद पीआर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो हमें पता चला कि आप रीजनल एरिया में मूव हो जाओ। तो फिर मैं एडिलेड में मूव हो गया था, साउथ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है जो। जी। यहाँ पे एक मेरे रिलेटिव भी थे, उनसे मेरी बात हुई, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे पीआर थे उस टाइम। तो उन्होंने भी हमें थोड़ा गाइड किया और सपोर्ट भी मिली उनकी तरफ से। तो फिर हम इधर मूव हो गए थे। बाद में साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद उसी फील्ड में थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद अपने पॉइंट बेसिस पे हमने फिर अपनी पीआर ली यहाँ पे। जी ठीक है, चलो बात करते हैं। अभी 1 मिनट पहले उस पर बात करेंगे। अभी एक प्रदर्शन हुआ था वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, वहां के जो गोरों ने प्रदर्शन किया था और उन्होंने कहा था जो इमिग्रेशन है उसको कम किया जाए, उसको बंद किया जाए। ज्यादातर भड़ास उनकी इंडियंस के ऊपर थी। तो इंडियंस ने ऐसा क्या काम कर रखा है जिसके चलते वो इंडियंस पर गुस्सा है? देखो, उनका ऐसा नहीं था कि स्पेशली वो इंडियंस के खिलाफ नहीं था। वैसे तो वो उनकी जो प्रोटेक्शन थी ना, वो कोई मतलब किसी एक स्पेशल कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं थी। उनका तो जो पर्पस था ना, उनका ये था कि जो वो इमिग्रेशन से ना थोड़ा नाराज थे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, कि आप इन लोगों को इनवाइट तो कर रहे हो, बट एकदम इतने ज्यादा लोगों को इनवाइट क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि अभी जो पिछले जैसे कोविड टाइम में आपको पता है सभी इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्लोज थे, तो बहुत कम आए यहाँ पे लोग। उस टाइम जो भी यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहा है या कोई भी इंडस्ट्री है, और चाहे यूनिवर्सिटी भी है, अब स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो फिर यूनी में भी अपना जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो हिल जाता है। तो क्योंकि इनकम काफी है इसमें, फिर एम्प्लॉयज भी हैं वहां पे, उनको भी पे वगैरह देनी पड़ती है। उस वजह से ना, तो उन्होंने प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर भी कि हमें और स्टूडेंट्स चाहिए। जैसे ही कोविड के बाद है तो बॉर्डर ओपन हुए, उसके बाद इन्होंने वीजा बहुत ज्यादा दिए, तो एकदम से बहुत ज्यादा आ गए। और इसमें खासकर जैसे हमारी इंडियन कम्युनिटी काफी तादाद में आ गई यहाँ पे, तो इनको लगा कि शायद इंडियन ही ज्यादा है यहाँ पे। तो लेकिन वो किसी इमिग्रेंट्स के खिलाफ नहीं था, नहीं, वो उन्होंने इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ सोशल था। मीडिया पर मेंशन किया खास तौर से, इंडियंस इतने आगे पिछले 100 साल में इटालियन और यूरोपियन नहीं आए थे, ग्रीक वाले नहीं आए थे जितने की एक साल में पिछले 10 साल में इंडियन आ गए हैं, ऐसा कुछ उन्होंने आंकड़ा दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रीक या इटालियन या कोई यूरोपियन बैकग्राउंड से, वो तो इसलिए नहीं ना क्योंकि वो तो आज से 50-60 पहले ही यहाँ पे आने शुरू हो गए थे। वो तो वेल सेटल हो चुके हैं अभी यहाँ पे। उनके तो अब क्या है कि तादाद उनकी तो दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन ये चली हुई है ना यहाँ पे। अब वो तो उनकी तो पूरी फैमिली सेट हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन हमारी इंडियंस क्या है, हमारी तो फर्स्ट जनरेशन है।
कोई 20 साल पहले आया, कोई 25 साल पहले आया, कोई 30 साल पहले आया है। उस टाइम हमारे भी बहुत कम लोग आते थे यहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक यंग कंट्री है। लेकिन अभी जो पिछले 10-12 साल हैं, इसमें ज़्यादा आए हैं। लेकिन कोविड के बाद है कि बहुत ज़्यादा आए हैं, क्योंकि इनको हर फील्ड में ना वर्कर की भी शॉर्टेज थी, स्टूडेंट्स की भी शॉर्टेज थी। तो हर चीज़ में शॉर्टेज थी, तो उस हिसाब से ज़्यादा आ गए एकदम। अभी इनको लगा कि बहुत ज़्यादा तादाद में इंडियंस आ गए, और हमारे इंडियंस क्या है कि वो खाली इंडियंस नहीं है, अब जैसे नेपाली हैं या और हमारे आस-पास लगती छोटी कंट्रीज़ हैं, वो भी दिखने में ना लाइक इंडियंस ही दिखते हैं। जी। तो इसलिए इनको लगा कि इंडियंस बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए हैं और ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये भी इनको सुनने लगा में आ रहा है कि कि हमारी हमारे जो लोग हैं वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी जाति, धर्म और इस तरह से खूब उन्होंने ये फैला रखा है। इसके चलते भी वो स्थानीय जो लोकल है, गुस्से में हैं। देखो, इन चीज़ों का तो फ़र्क पड़ता है। अगर कोई भी आता है यहाँ, आता तो हर कोई एक, मान लो स्टूडेंट ही आ गया, जैसे हम आए थे। आते स्टार्टिंग में स्टूडेंट एज़ ए स्टूडेंट हैं, फिर यहाँ पे स्टडी करने के बाद हम जॉब करते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी मिलती है लाइफ़ के लिए, फिर पीआर भी हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे होते हैं, फिर अपने घर भी ले लेते हैं यहाँ पे। फिर तो ये होता है ना कि अब ह यहाँ पर हम अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं, और बच्चे तो फिर जाएँगे नहीं यहाँ पे, जो क्योंकि उनकी तो परवरिश यहीं होती है। यहीं के उनके फ्रेंड्स हो जाते हैं, फिर काम भी यहीं पे मिलता है ज़्यादा उनको, क्योंकि यहाँ स्टडी की है तो यहाँ उनके लिए ईज़ी हो जाता है। फिर वहाँ बैक मूव होना तो बहुत ही मुश्किल होता है ना। लेकिन हमारे इंडियंस क्या है कि कुछ लोग हैं जो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। अब जैसे कास्टिज़्म का आपने पूछा, अभी कोई दिखाएगा कि मैं जाट हूँ बाय कास्ट, कोई बोलेगा मैं रोड हूँ। वो अपने-अपनी कास्ट को ना एक अव्वल दर्जा देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे भी। जबकि यहाँ पे गोरों में लगा लो या व्हाइट पीपल जो भी है, उनमें कास्टिज़्म का सिस्टम है ही नहीं है। लेकिन जैसे हमारे इंडिया में है वहाँ पे, जैसे मैं अपनी स्टेट से बिलॉन्ग करता हूँ, हरियाणा से, तो हमारे भी वहाँ पे कास्टिज़्म को बहुत एक ऊँचा दर्जा दिया हुआ है। सभी सोचते हैं कि मैं ऊँची कास्ट से हूँ। यहाँ पे भी लोग आके ना अपनी गाड़ियों पे लिखवा लेते हैं, अपना गोत्र लिखा लेते हैं, जाट लिखा लेंगे। वो शो ऑफ ज़्यादा हो गया। पहले तो इनको पता नहीं लगा लोगों को, लेकिन अभी जैसे वो नोट करते हैं कि अगर मान लो एक ही उसके नाम की गाड़ियाँ देखेंगे कोई, कोई अ, जाट लिखा रखा है, किसी ने उसपे हुक्का छुपवा रखा है, किसी ने हरियाणा लिखा रखा है, दूसरे ने फिर ऐसे जाट हरियाणा लिखा रखा है, तो वो नज़रों में आ जाते हैं, हाइलाइट हो जाते हैं। फिर लोगों को समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है, कि ये तो एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका एक गलत मैसेज जाता है पूरी कम्युनिटी पे। वो ये नहीं कि इंडियंस कम्युनिटी में, वो इनकी भी तो कम्युनिटी, रहते तो इकट्ठे ही हैं हम एक ही एरिया में। मान लो एक यहाँ पे मेरा घर है, उससे नेक्स्ट और मेरे सामने आस-पास गोरों के हैं। तो अगर जैसे मेरे मुझसे मिलने भी आएँगे, कई मेरे यार दोस्त हैं या फैमिली वाले हैं, अगर उन्होंने भी ऐसा किया हुआ है, तो वो नज़रों में तो आएँगे ना भाई। फ़र्क पड़ता है उनके कल्चर पे भी। ठीक है, अच्छा, ओके, चलो ये बताओ अब जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं और किन कोर्सेज की यहाँ डिमांड है, किन कोर्सेज में एडमिशन लें, आजकल बताओ। कोर्सेज़ का तो देखो ये है, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि उनकी बैकग्राउंड स्टडी क्या है। उन्होंने ईयर 12 तक क्या स्टडी की है, उससे मिलता-जुलता ही कोर्स लें। अब जैसे कोई साइंस स्टूडेंट्स है, तो उसको तो मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में ही जाना अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि उसी फील्ड में यहाँ पे उनको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेगी और पीआर भी जल्दी मिलेगी। अब जैसे हेल्थ सेक्टर में देखें तो नर्सिंग का है, सोशल वर्कर का है। ठीक है? तो नर्सिंग में भी अब जैसे एक रजिस्टर्ड नर्स होता है, एक एनरोल नर्स होता है। रजिस्टर्ड नर्स का काफ़ी स्कोप है और उसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी ज़्यादा है, और उसके तुरंत बाद आपके पीआर के ऑप्शन भी हैं। बहुत ईज़ी वे में हैं। तो उसकी डिमांड हाई है यहाँ पे। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भी है, और जो पे भी अच्छी होती है, और पीआर भी उसमें मिलेगी ही मिलेगी आपको। और दूसरा है कि जैसे अभी आप नॉन मेडिकल से हो, तो आप आईटी में आ सकते हो, इंजीनियरिंग में आ सकते हो। अब आईटी के भी काफ़ी हैं आगे, जैसे पार्ट, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है। इंजीनियरिंग में लगा लो, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या फिर कोई जैसे हमारे वहाँ पे 10+2 के बाद कोई अ, लाइक आईटीआई जैसे कोई ट्रेड कोर्सेज़ है। तो ट्रेड कोर्स में जैसे प्लम्बिंग आ गया, इलेक्ट्रीशियन का आ गया, तो कारपेंटरी का आ गया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया।
तो और बाकी कुछ जैसे हाईली क्वालिफाइड भी हैं, जैसे वहीं से किसी ने बैचलर ऑफ टीचिंग की है, जैसे हमारे बीएड बोल देते हैं। हम्म, तो टीचिंग में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है यहाँ पे। ओके। आप प्राइमरी टीचर की बहुत डिमांड है, हाई स्कूल टीचर की डिमांड है, और एक होता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, हम्म, उसको जैसे कि हमारे वो प्ले स्कूल टाइप बोल देते हैं। यहाँ जी, पे अब जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों अगर जॉब करते हैं तो बच्चों को वहाँ पे चाइल्ड केयर सेंटर में छोड़ा जाता है। तो उसमें बच्चे को 2, 4 या 6 वीक के बाद से ही लोग छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे चले जाते हैं तो उनको वहाँ छोड़ते हैं। तो उसमें भी बहुत ऑप्शन है और वो पीआर लिस्ट में भी है, हम्म, अर्लीहुड चाइल्डहुड। जी, हुँ। ओके। और लाइक अभी एमबीए भी ठीक है, एम जी, हाँ जी, एमबीए भी ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका मेजर क्या है उसमें, हम्म, मास्टर इन बिज़नेस। हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जो ट्रेड कोर्सेज बताया, इन ट्रेड कोर्सेज में भी पीआर हो जाती है? ट्रेड कोर्सेज में बहुत ईज़ी वे में हो जाती है। अब जैसे कुछ अपना जैसे बैचलर है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें आप जैसे डायरेक्टली पीआर के लिए एलिजिबल होते हो कुछ टाइम का एक्सपीरियंस लेने के बाद। अब ट्रेड कोर्सेज में क्या है, पहले आप अपना कोर्स की स्टडी करोगे, फिर उसमें थोड़ा-सा मतलब कि उन कोर्सेज के बजाय इसमें थोड़ा-सा लंबा एक्सपीरियंस माँगते हैं, जैसे 1 ईयर लाइक ऐसे। तो उसी में आप अगर एक्सपीरियंस लोगे तो ट्रेड कोर्सेज में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अभी जैसे आप अ, इसमें कंस्ट्रक्शन में ही देख लो, अभी जैसे हाउसेज के क्राइसिस हैं यहाँ पे, अभी हम्म, पिछले कोविड के बाद से, पिछले 3-4 सालों से। तो अभी कंटिन्यूअली हाउसेज बना ही रहे हैं लोग, तो हम्म, उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की है, तो हम्म, आप ऐसे कोर्स करिए। तो आप जैसे ट्रेड कोर्सेज में अब जैसे मैंने बताया प्लम्बिंग का है, तो प्लम्बिंग भी अब जैसे नए-नए घर बन रहे हैं, तो उसमें प्लम्बिंग का काम भी होगा, इलेक्ट्रीशियन का भी काम होगा, उसमें कारपेंटर का भी काम होगा और एक पेंटर का भी होगा, ठीक है हम्म, ना? ये सारे हाई डिमांड में हैं और उसमें आप जैसे स्टडी करने के बाद जॉब एक्सपीरियंस दिखाते हो सेम ही फील्ड में, वो आपका पाथवे टू पीआर हो जाता है। वो ओके। बहुत ईज़ी है। हाँ जी। अच्छा ये जो बच्चे अब पढ़ाई के साथ जब काम करते हैं तो एक पर डॉलर 1 घंटा कितने डॉलर मिलते हैं उनको पर घंटा? अब देखो इन्होंने इन्होंने अपने वो वेजेस सेट किए हुए हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट ने कि मिनिमम इससे नीचे आप पे नहीं कर सकते किसी भी वर्कर को। तो जैसे इनका अराउंड $22 तो मिनिमम है, ठीक है? तो डिपेंड करता है उसमें आपकी एज भी मैटर करती है, आपकी एज कितनी है। हम्म, तो उसके हिसाब से भी आपकी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि लेकिन मिनिमम वेजेस है $22 तो है ही है, अभी जी। करंटली। हाँ जी। और हफ्ते में तो वो 22 से लेके आप 30, 32, 35 अ, $40 तक आपको मिल जाएँगे अकॉर्डिंग टू योर जॉब सेक्टर और अकॉर्डिंग टू योर एज। ठीक है। और हाँ जी। हफ्ते में कितने घंटे इनको जॉब मिलती है? अभी जैसे डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी में आए हो या आप कोई कॉलेज में कोई डिप्लोमा कर रहे हो। डिप्लोमा जो करता है उसको थोड़े हावर्स कम मिलते हैं और जो यूनिवर्सिटी में आते हैं उनको थोड़ा-सा हावर्स ज़्यादा होते हैं शायद। मेरे को एक्चुअल में इसका इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो तो क्योंकि अ, चेंजेज़ होते रहते हैं। जैसे पहले 20 आवर्स होता था, अभी इन्होंने चेंज किया था, 20 आवर्स से 24 आवर्स कर दिया था। और जी। जैसे कोई स्पाउस वीज़ा पे आता है, तो मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं। अब उनमें से एक अगर स्टडी कर रहा है, तो दूसरे को तो फुल टाइम होता है। हुँ, वो फुल टाइम जॉब कर सकता है, उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जी। उसके लिए तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो अनलिमिटेड कर फुल सकता टाइम है। में कोई लिमिट होती है क्या? हफ्ते में, महीने में या अनलिमिटेड होता है वो? नहीं, नहीं, अनलिमिटेड होता है, आप जितने मर्ज़ी करो, लेकिन जो नॉर्मल जॉब होती है यहाँ पे फुल टाइम, हुँ, तो वो 36 आवर्स टू 40 आवर्स लगभग ऑलमोस्ट फुल टाइम होता है वीक का। लेकिन वो ठीक। डिपेंड करता है आपकी आप कितने आवर्स काम कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर आपको ज़्यादा नीड है पैसे की, हुँ, तो आप जितना मर्ज़ी करो, कोई ठीक है। उसपे बाउंडेशन नहीं होती। तो हाँ जी। अच्छा थोड़ा ये बताओ जैसे मान लिया एक बच्चे ने पढ़ाई कंप्लीट की 2 साल की, 3 साल की, उसके बाद वो वर्क हाँ परमिट जी। में आ गया। वर्क परमिट में यानी वो फुल टाइम काम करेगा तब। उस टाइम हाँ बच्चा जी। कितना एक मतलब जो उसको जॉब मिलती है स्टार्टिंग में महीने की तब वो कितना कमा लेता होगा महीने में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? वो मेरे हिसाब से देखो वही है कि फिर वही है कि डिपेंड ऑन द जॉब और हुँ, डिपेंड ऑन द वेजेस।
ठीक है? और क्या उसका पैकेज है, क्या उसको सैलरी, बट लेकिन फिर भी मैं मिनिमम मेरे हिसाब से वो महीने में 6 से $8,000 $9,000 तक हुँ, कमा ही लेता है। अब ऐसे तो लोग यहाँ पे ड्राइविंग भी करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उबर हुँ, चलाते हैं, वो हुँ, 10-10 12-12 हज़ार डॉलर भी मंथली कमा लेते हैं। अब 10-12 हज़ार डॉलर को आप 55 से मल्टीप्लाई कर लो, हुँ, 6-7 लाख रुपए हो गया जी, महीने का। हुँ। तो कमा लेते हैं इतना, करते भी हैं। मिनिमम और एक स्टूडेंट को तो वही है कि जब अकेला होता है ना, तो उसके पास तो काम ही होता है, उसको हुँ, इतना मतलब कि फैमिली की केयर नहीं करनी, यहाँ पे कुछ नहीं करना, और हुँ, इतना खाली टाइम होता है उसके पास कि वो जॉब को ही ज़्यादा टाइम देता है। तो वो जितना मर्ज़ी काम कर ले, काम की हुँ। कोई कमी नहीं है, 24 आवर्स काम है यहाँ पे। ओके, और मिनिमम 3 लाख तो मान के चलें कमाई लेता है। देखो जी, जो काम करता है नॉर्मली उसके लिए तो ये नॉर्मल है ही है, नॉर्मल इतना है। तो मिनिमम मान के चलो। और खर्चा जी। कितना हो जाता है एक बच्चे का 1 महीने का रहने का? लाख के आस-पास हो जाता होगा? अब हाँ जी, इतना तो हो ही जाता है। अब देखो खर्चे में ये है कि अब जैसे अब सिंगल स्टूडेंट है, तो वो तो 4-5 जैसे इकट्ठा एक बड़ा घर लेके भी रह लेते हैं सभी, और उनका जो हुँ, रेंट है वो शेयर हो जाता है। हुँ, अब मान लो $600 में कोई घर लिया हुआ उन्होंने, और हुँ, वो अगर 5 जने रह रहे हैं, हुँ, तो उनको तो वही है कि $125, $130 इतना कुछ आएगा उनको अपने हिस्से में। उसके बाद क्या है, वीकली अपना ग्रोसरी है, हुँ, थोड़ी बहुत 20, 30, $40, तो बाकी तो सारी सेविंग है ना। वीक की मान लो 15 से 2,000 अगर डॉलर कमा रहा है, तो हुँ। 200, $250 उसका खर्चा निकाल के तो सारी सेविंग है। बिल्कुल, 1500, बिल्कुल। 1600, $1,700। हाँ जी। ठीक है। तो एक मेन पॉइंट है कि जो बच्चे अब वहाँ आ रहे हैं, क्या स्किल हाँ जी। सीखते हैं यहाँ से पढ़ाई के साथ जिससे कि वहाँ जाने के बाद उनको परेशानी ना हो? परेशानी तो यही है, अब जैसे कोई भी वहाँ पे आप स्टडी के साथ-साथ आप वहाँ पे भी अगर खाली टाइम है आपके पास, तो हुँ, आप प्लम्बिंग का भी सीख सकते हैं थोड़ा-सा काम, कि आप थोड़ी बेसिक नॉलेज वहाँ पे ले लो। आप इलेक्ट्रीशियन का भी सीख लो, कारपेंटरी का भी सीख लो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। पेंटिंग का सीख लो, ठीक है? और कुछ भी है, जैसे अपना हेयर ड्रेसर में भी कई जिनका इंटरेस्ट है, तो वो कटिंग करना वगैरह ये भी सीख सकते हैं। हुँ। तो हेयर ड्रेसर का भी अच्छा है यहाँ पे स्कोप। ठीक है। एक और ये बताओ कि और जैसे कुकरी का कई लोग कुकरी का करते हैं यहाँ पे, तो हाँ, कुकिंग का भी वहाँ पे भी सीख सीख सकते हैं ना बेसिक अपना। अब जैसे बिल्कुल। कमर्शियल कुकरी है, हुँ, हॉस्पिटैलिटी में भी काफ़ी अच्छे स्कोप है यहाँ पे, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े-बड़े होटल्स हैं। हुँ, उनमें अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे होटल्स में अपना काम करोगे, हुँ, वहाँ का एक्सपीरियंस भी आपका हुँ, पीआर लेने में भी आपको हेल्प करेगा बाद हुँ, में। ये नहीं है कि आप कहीं छोटे से रेस्टोरेंट में किसी इंडियन ने खोला हुआ है और आप उसके साथ साँठ-गाँठ करके कोई पीआर की ये उम्मीद रखो। हुँ, उसका रेस्टोरेंट है ही छोटा-सा, वो कितने एम्प्लॉयी रख सकता है, और आपसे वो इंडियन का क्या है कि मैं स्पेशली ये बोल रहा हूँ कि वो लोगों से ना साँठ-गाँठ कर लेते हैं और उनसे पैसे में स्पॉन्सर करते हैं। और वो क्या है कि वो 2 नंबर का काम हो जाता है फिर। हुँ, ठीक है ना? कई बच्चे उसमें फँस जाते हैं कि मेरी बात हो गई है, मेरे को काम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मैं दूसरा काम करता रहूँगा साइड में, टैक्सी चलाऊँ या उबर चलाऊँ, और मेरे ये यहाँ पे एक्सपीरियंस चलता रहेगा। हुँ, लेकिन बाद में हमें उस बंदे का ये तो नहीं ना पता है कि उसने आपसे ही पैसे लिए हुए हैं या और 4 लोगों से लिए हुए हैं। जब आपकी फाइल वहाँ पे इमिग्रेशन में जाती है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर है, जब उसके सामने आपकी फाइल होती है, वो देखता है कि किस रेस्टोरेंट का इसका एक्सपीरियंस है। हुँ, तो उसको बंदे को आपकी पीआर से या आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना ज़्यादा प्रॉफिट देखेगा। तो इन लोगों से बचो, आप जेन्युइन अपना वर्क एक्सपीरियंस लो, और हाइली रेपुटेटेड रेस्टोरेंट में या होटल्स में लो, मैं तो हुँ। ये रेकमेंड करूँगा। ठीक है। अच्छा, जी। जो बच्चे वहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे अपना कोर्स चेंज करते हैं, तो क्या सावधानियाँ बरतें वहाँ पहुँचने के बाद बच्चे? अब देखो कई बच्चे हैं यहाँ पे जो उनसे पहले भी आए हुए हैं, जैसे भी वो उनके पास पहुँचते हैं, कई लोग उनको गलत गाइड कर देते हैं कि नहीं इस कोर्स में ये नहीं है, वो नहीं, आप ये फटाफट, ये तो आपका वैसे भी इसकी फीस ज़्यादा है, आप ये चेंज कर लो और ये सस्ते वाला कोर्स ले लो। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी इमिग्रेशन लॉयर बैठे हैं आपके, उनसे आप पूछो कि मैं ये कोर्स कब चेंज कर सकता हूँ और इसका मेरे ऊपर कोई गलत इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ठीक। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो एडवाइस देने वाले इमिग्रेशन लॉयर काफ़ी बैठे हैं। हुँ, तो आप यहाँ पे आके वहाँ पे रजिस्टर हो जाओ। हुँ, वो आपको जब तक आपकी पीआर की फाइल नहीं लगेगी तब तक आपको वो फ्री में एडवाइस करेंगे।
तो इससे बेहतर है कि आप किसी की बातों में आने की बजाय उनसे पूछो कि हुँ, मेरे लिए और मेरे फ्यूचर के लिए कौन-सा कोर्स बेस्ट है और कब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर हुँ, जैसे भी, लेकिन ऐसे किसी की बातों में आके आप कोर्स चेंज मत करिए। मैं कुछ नाम बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पे ओजी ग्रुप है, हुँ, तो तेजस पटेल जी हैं यहाँ पे मेन, आप वहाँ हुँ, पे चले जाइए। जैसे मेरी सिटी में एडिलेड में है, बाकी सिटीज़ में भी है इनके ऑफ़िस, तो हुँ, आप उनसे पूछिए, वो आपसे $1 भी चार्ज नहीं करेंगे, वो आपको हुँ, सही राय देंगे बिल्कुल। हुँ। आप उनसे पूछ के ही करिए चेंज। हाँ जी। और कुछ सावधानियाँ और कुछ आप बताना चाहें बच्चों को मन की बातें? बाकी तो यही है कि देखो यहाँ पे कोई भी एज़ ए स्टूडेंट आता है, हुँ, तो वो अपना करियर बनाने के लिए ही आता है और अपनी फैमिली को और अपने खुद को भी स्टैंड अप करने के लिए यहाँ पे आते हैं बच्चे। हुँ, तो इसलिए उनको सावधानियाँ ये बरतनी चाहिए कि यहाँ आए, अपनी स्टडी पे ज़्यादा फ़ोकस रखें, जो उनको आवर्स अलाउड हैं काम के, उसमें काम करें, ठीक है? अपने सेम फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस लें। यहाँ पे कुछ लोग हैं ना कि यहाँ पे भी हमारे इंडियंस आके राजनीति करते हैं। अब जैसे कुछ जो 20 साल पहले आ गए हैं, 25 साल पहले आ गए हैं, अब वो तो हो चुके हैं सेटल। हुँ, उनके बच्चे भी अच्छा पढ़ गए हैं, वो भी वेल सेटल हो गए हैं। अब उनको तो कोई काम है नहीं है। वो अब जिनको चांस इंडिया में नहीं मिला, यहाँ पे आके भी वो राजनीति करना चाहते हैं। और हुँ, जो हमारे सीधा स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, वो जब उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उनको लगता है कि हम स्टूडेंट हैं और ये तो पता नहीं क्या हैं। वो उनके चुंगल में फँस जाते हैं और वो किसी के लिए फिजूल में ही जैसे किसी का झंडा उठाना या उसके पर्चे लगाना या उसके इलेक्शंस के लिए इन्वॉल्व होना उसके साथ, तो ये चीज़ें उनको करनी नहीं चाहिए, उनसे बचना चाहिए। और यहाँ पे राजनीति तो आप करने नहीं ना आए, ये आप अपने आप को स्टैंड अप करने और अपने फैमिली को स्टैंड अप करने के लिए आए हो। आप उस पे फ़ोकस करिए, हुँ, बजाए कि राजनीति के। फिर तो ये चीज़ें वहाँ पे इंडिया में हैं ही हैं हमारे, हुँ, इससे अच्छा तो किसी पार्टी को वहाँ पे पकड़ लो आप और उस जी, पार्टी के लिए काम करो और कहीं न कहीं वो 10 साल, 15 साल बाद आपका भला भी कर दे। लेकिन ये चीज़ें नहीं, इन करप्शनों से सब बच के हम यहाँ पे आए हैं। हुँ, जी, मैं तो यही एडवाइस करूँगा जी। बहुत बढ़िया संदीप जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी और लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। जिन दर्शकों से कुछ सवाल हैं, आप संदीप जी से, सुनील जी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली बार फिर हम सुनील जी से जब बातचीत करेंगे, तो उन सवालों के ज़रूर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सुनील जी, बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। नमस्कार करमपाल जी, आपने भी हमें टाइम दिया और चांस दिया आपके टीवी चैनल पे आने का, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी थैंक तरफ से और मेरे सभी ऑस्ट्रेलिया वासी भाइयों की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।